हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमल और आप लोग देख रहे हो निवेश की बात यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनंतराज लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस जर्नी से। 1960 से 1990 में कंपनी एज अ कॉन्ट्रैक्टर लैंड एक्विजिशन करता था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। साल 1990 से 2010 में कंपनी लीजिंग के लिए डेवलप करता था कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स को। साल 2010 में कंपनी ने एंटर किया रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में और लॉन्च किया बड़ा एक टाउनशिप गुरुग्राम में। कंपनी ने साल 2012 में एंटर किया लो कॉस्ट हाउसिंग सेगमेंट में। उसके बाद साल 2019 में कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया आदित्य बिरला ग्रुप के साथ। साल 2020 में कंपनी का डीमर्ज्ड हुआ था जो था अनंतराज ग्लोबल लिमिटेड। साल 2021 में कंपनी बिरला नव्या के साथ एंटर किया डेटा सेंटर बिजनेस में। 2022 में कंपनी ने लॉन्च किया अशोक स्टेट जो गुरुग्राम में सेक्टर 63A में है। कंपनी ने साल 2023 में डेटा सेंटर बिजनेस में एंटर लिया होटल बेला मोंडे का रीडेवलपमेंट के साथ। उसके बाद साल 2024 में कंपनी ने डेटा सेंटर का कैपेसिटी एक्सपेंड किया और लॉन्च किया क्लाउड सर्विसेज में द एस्टेट रेजिडेंसेस जो कि ग्रुप हाउसिंग 1 का प्रोजेक्ट था, फॉर्मली इनॉग्रेटेड हुआ और रिलॉन्च हुआ। 2025 में कंपनी ने 1100 करोड़ QIP के थ्रू रेस किया। डेटा सेंटर में एडिशनल 22 मेगावाट IT लोड कैपेसिटी ऑपरेशनलाइज्ड किया कंपनी ने। साथ ही अनंतराज एस्टेट अपार्टमेंट और बिरला फेज 4 को भी लॉन्च किया। आइए अब कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो देखते हैं। बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर रेजिडेंशियल बिजनेस प्रोजेक्ट्स है। नंबर 1 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, नंबर 2 लग्जरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, नंबर 3 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और फाइनली नंबर 4 प्लॉट्स एंड विलास प्रोजेक्ट। और उसके बाद एन्युइटी बिजनेस पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स है वो सब है। नंबर 1 डेटा सेंटर, नंबर 2 कमर्शियल बिल्डिंग, नंबर 3 होटल्स और नंबर 4 है IT पार्क्स एंड ऑफिस स्पेसेस। अब आइए जानते हैं कंपनी के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है। नंबर 1 अशेरा 2, नंबर 2 अशोका एस्टेट, नंबर 3 अवर्णा, Number 4 the estate apartments, number 5 the estate floor and number 6 है the estate resident। और अब जानते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है कंपनी के पास। नंबर 1 अनंतराज टेक पार्क, नंबर 2 अशोक टावर, नंबर 3 कमर्शियल बिल्डिंग गुरुग्राम, नंबर 4 होटल बेल्ला और नंबर 5 है होटल स्टेलर। आइए अब कंपनी के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। कंपनी के पास टोटल 3 डेटा सेंटर है। नंबर 1 डेटा सेंटर मानेसर जिसमें 50 मेगावाट IT लोड कैपेसिटी है। कंपनी का ऑपरेशनल कैपेसिटी है 28 मेगावाट IT लोड और फ्यूचर प्लान है 29 मेगावाट IT लोड कुछ सब्सिक्वेंट ईयर्स में। दूसरा है डेटा सेंटर इन पांचकुला जिसमें 7 मेगावाट IT लोड ऑपरेशनलाइज्ड है। क्लाउड बिजनेस के साथ साथ एसोसिएशन में क्लाउड सर्विसेज का इंटीग्रेशन एडवांस स्टेज पर है। कंपनी के पास 5.25 एकर्स का ग्रीनफील्ड लैंड अवेलेबल है जिसमें 0.6 मिलियन स्क्वायर फीट का FSI है और जहां 50 मेगावाट IT लोड कैपेसिटी इन्वेस्ट की गई है। और तीसरा डेटा सेंटर है राई जिसमें 100 मेगावाट IT लोड कैपेसिटी है। मौजूदा बिल्डिंग के अंदर 100 मेगावाट IT लोड कैपेसिटी के डेटा सेंटर डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू और 100 मेगावाट IT लोड कैपेसिटी प्लान किया जा रहा है। कंपनी के फेज 1 में 21 मेगावाट IT लोड था। फेज 2 में 50 मेगावाट हुआ जब मानेसर ऑपरेशनल हुआ। पांचकुला डेटा सेंटर ऑपरेशनल होने के बाद और 57 मेगावाट IT लोड ऐड हुआ। 200 मेगावाट IT लोड ऐड हुआ डेटा सेंटर राई के वजह से जो 2032 तक पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। कंपनी का अशोक क्लाउड जो सोल्यूशन देता है वो सब है। नंबर 1 कंप्यूट, नंबर 2 स्टोरेज, नंबर 3 बैकअप एंड DR, नंबर 4 नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, नंबर 5 कंटेनराइज्ड सर्विस, नंबर 6 माइग्रेशन, नंबर 7 OS मैनेजमेंट, नंबर 8 कंसल्टिंग सर्विसेज, नंबर 9 मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट और नंबर 10 माइग्रेशन असिस्टेंट। कंपनी के कुछ ग्लोबल वेंडर्स है डेटा सेंटर बिजनेस में जैसे नंबर 1 Schneider इलेक्ट्रिक, नंबर 2 कॉमस्कोप सिस्को, नंबर 3 मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, नंबर 4 यूनिटाइल, नंबर 5 जॉनसन कंट्रोल और नंबर 6 है ट्राइकॉन लाइट। कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पहले से ही कंपनी ने लैंड रिजर्व करके रखा है। वेस्ट दिल्ली ईशापुर में 4.45 एकर्स, वेस्ट दिल्ली मुंडेला कलन में 15.16 एकर्स, वेस्ट दिल्ली धानसा में 6.59 एकड़, नॉर्थ दिल्ली होलाम्बी में 18.72 एकड़, साउथ दिल्ली भट्टी और मेहराउली में
में 24.46 एकड़ और रेवाड़ी में 14.05 एकड़। टोटल कंपनी ने 83.43 एकड़ लैंड रिजर्व करके रखा है फ्यूचर के लिए। आइए अब कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप है 18,044 करोड़ और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे शेयर का प्राइस है 501 रुपए और ये शेयर 799 रुपए तक जा चुका है। कंपनी का स्टॉक पीई है 34.2 जो इसके इंडस्ट्री पीई 30.9 से ज्यादा है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.15%। डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम है लेकिन दे रहा है, ये अच्छी बात है। कंपनी का आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 11.2% और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.9%। दोनों ही थोड़ा कम है। कंपनी का पेग रेशियो है 0.35 जो अच्छा है, एक से कम अच्छा होता है और इससे ये पता चलता है कि कंपनी अभी थोड़ा अंडर प्राइस है कंपेरेटिवली ग्रोथ के हिसाब से। कंपनी का 5 सालों में सेल्स ग्रोथ जो है वो है 49.5% और 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ है 73.9%। दोनों ही शानदार है। कंपनी का डेप्ट है 563 करोड़ और इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व है 4,331 करोड़ का। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.13 जो बहुत ही कम है और कंपनी को डेप्ट फ्री कंपनी भी मान सकते हैं हम लोग इसके वजह से। और कंपनी का पियोट्रोस की स्कोर है 6 जो ठीक ही है। ये नंबर पे पता चलता है कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। 6 और 6 से ऊपर अच्छा माना जाता है। कंपनी का इंट्रिंसिक प्राइस है 391 जो लेटेस्ट शेयर प्राइस से दूर है। कंपनी का 5 सालों में ईपीएस ग्रोथ है 68.7% जो काफी अच्छा है। अब आइए कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं। कंपनी का सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है जो अच्छा है। सितंबर 2024 में सेल्स किया था कंपनी ने 513 करोड़ का। उसके बाद दिसंबर 2024 में सेल्स किया कंपनी ने 535 करोड़ का और उसके बाद मार्च 2025 में हुआ 541 करोड़ का। जून 2025 में किया था 592 करोड़ का और फाइनली सितंबर 2025 में कंपनी ने सेल्स किया 631 करोड़ का जो कंपनी का सबसे हाईएस्ट सेल्स है। सेल्स के साथ साथ कंपनी का एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन कंपनी का एक्सपेंसेस कंट्रोल में ही है जिसका इफेक्ट आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर दिख ही रहा होगा। सितंबर 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था कंपनी ने 113 करोड़ का। उसके बाद दिसंबर 2024 में प्रॉफिट किया 134 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2025 में कंपनी ने 142 करोड़ का प्रॉफिट किया। जून 2025 में 151 करोड़ और फाइनली सितंबर 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था 168 करोड़ का जो ये भी कंपनी का हाईएस्ट अर्निंग प्रॉफिट है। और देखा जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। अदर इनकम भी ठीक ठाक है। कंपनी का इंटरेस्ट वाला सेक्शन में इंटरेस्ट रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को लेकिन डेप्रिसिएशन थोड़ा बड़ा है। एज यूजुअल कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। सितंबर 2024 में नेट प्रॉफिट किया था 106 करोड़। उसके बाद दिसंबर 2024 में किया 110 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2025 में किया 119 करोड़ का। जून 2025 में किया 126 करोड़ का और फाइनली सितंबर 2025 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया 138 करोड़ का। कंपनी नंबर हर क्वार्टर में इंक्रीज ही हो रहा है जो ये दर्शाता है कि कंपनी में ग्रोथ कितना ज्यादा है। आइए अब थोड़ा कंपनी का एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे कि दिख रहा है कंपनी सेल्स इंक्रीज हो रहा है बट मार्च 2020 और मार्च 2021 में सेल्स गिरा है। आप लोगों को पता ही है कोरोना की वजह से कितना प्रॉब्लम हुआ था सबका लेकिन उसके बाद मार्च 2022 से फिर से फुल पेस से इंक्रीज होना चालू हो गया था। मार्च 2022 में सेल्स हुआ था 462 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2023 में सेल्स किया कंपनी ने 957 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2024 में सेल्स किया 1483 करोड़ का। मार्च 2025 में सेल्स हुआ 2060 करोड़ का और फाइनली ट्रेलिंग टिल मंथ मतलब 2026 में अभी तक हुआ है 2298 करोड़ का। इसलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो काफी अच्छा है और कंपनी का सेल्स के साथ साथ एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है और साथ में कंपनी का ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा
रहा है, जो फिलहाल अच्छा है कंपनी के लिए। मार्च 2021 में 14% था, वहां से TTM यानी कि ट्रेलिंग टिल मंथ में 26% तक लाया गया है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। ये चीज काफी अच्छा है। कंपनी का अदर इनकम भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, साथ में इंटरेस्ट वाला सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, जो अच्छा है। जहां मार्च 2021 में था 31 करोड़ का, वहां से कंपनी मार्च 2025 में इसको लाया है 11 करोड़ तक। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2021 से इंक्रीज होता हुआ कंटिन्यूसली दिख रहा है। मार्च 2021 में 9 करोड़ से ट्रेलिंग टिल मंथ में 493 करोड़ तक जा चुका है, जो काफी अच्छा है। कंपनी का बैलेंस शीट में बोरोइंग्स दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है, जो अच्छा है कंपनी का स्टेबिलिटी के लिए, और इसके अगेंस्ट में रिजर्व इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कंपनी का फिक्स एसेट्स मार्च 2025 तक एक ही जगह पे स्टेबल था, लेकिन सितंबर 2025 में इंक्रीज होके हुआ 1489 करोड़ का। कंपनी का इन्वेस्टमेंट में ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है। आइए अब कंपनी का कैश फ्लो सेक्शन देखते हैं। कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिख रहा है नंबर्स कुछ पॉजिटिव में है और कुछ नंबर्स नेगेटिव में है। कंपनी का ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा होता है वो सब सेक्शन का पैसों से यूज होता है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नंबर नेगेटिव में होने चाहिए। इधर कुछ नंबर्स पॉजिटिव में है और कुछ नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कंपनी बाहर इन्वेस्ट किया है और पॉजिटिव मतलब कोई इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नंबर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज ये सेक्शन का पैसों से कंपनी लोन रिपेमेंट करता है, डिविडेंड देता है और इन्हीं सब कामों में यूज होता है। अब आइए कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर का स्टेक ज्यादा घटा नहीं है, 60.12% से 57.35% हुआ है, और FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्टेक धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है 10.72% से 13.58% तक, और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का डिक्रीज हुआ है, और पब्लिक के पास शेयर कुछ खास नहीं है, पब्लिक का स्टेक इंक्रीज ही हुआ है। तो यही था अनंत राज के बारे में एक डिटेल्स और इन डेप्थ स्टॉक एनालिसिस। आप लोगों को ये स्टॉक एनालिसिस कैसा लगा हम लोगों को कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ध्यान रखिएगा ये कोई स्टॉक्स को बाय सेल या होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी स्टॉक्स को बाय सेल या होल्ड करने का रिकमेंडेशन के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में एक और नए कंपनी के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।